पांचजन्य की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो चुका है। उत्तराखंड भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है जहां ये लागू हुआ है, लेकिन मांग लगातार स्वतंत्रता के बाद से उठती आ रही थी कि कॉमन सिविल कोड को लागू होना चाहिए। आखिर क्या है इस कानून में जिसे एक देश एक विधान कहा जा रहा है, क्यों पूरे देश में ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। पांचजन्य का विशेषांक भी इसी मुद्दे पर है, जिसके जरिए आप लोग भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में लागू हो चुका है कॉमन सिविल कोड, लेकिन देश भर में अभी भी इसको लेकर चर्चा है। कई लोगों को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आसान भाषा में लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि जो लागू हुआ है समान नागरिक संहिता, वो है क्या? देखिए, जो तृप्ति जी आपने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु एक राजनीति जो लंबे समय तक इसे लटकाती रही मुद्दे को, वो इसे कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल और विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल दोनों चीजें बनाने की कोशिश करेगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो केवल राजनीतिक पुट की बात है, वरना जो संविधान की भावना है, और संविधान की भावना भी नहीं, मैं कहूंगा कि संविधान जो शब्द अपने आप अपने स्वरूप के बारे में जो घोषणा करता है, संविधान यानी सबके लिए बराबर होने की जो घोषणा ये शब्द करता है, उसके अनुरूप संविधान शब्द की और भारत के संविधान की उस भावना के अनुरूप है जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। उस दिशा में पहले कदम के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ, बिल का उसने जो कानून का रूप लिया है। मुख्य रूप से क्या इसकी बातें हैं जो आम लोगों को जानना जरूरी है? देखिए, कुछ जगह लोग ऐसा हुआ बनाएंगे कि सारी चीजें बदल रही हैं, कुछ खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में, मगर किसी को इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये देश पहले भी कानून से चलता था, आगे भी कानून से चलेगा, मगर कुछ जो विसंगतियां थीं, जो कुछ वर्गों में भी लक्षित लोगों के, अगर मैं कहूं महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा था, उसकी रोकथाम का रास्ता एक इस बिल से बना है। और ऐसा नहीं कि दुनिया जहान की चीजें बदलने वाली हैं, परंतु कुछ चीजें हैं जो अब जिनके लिए स्पष्ट नियम रहेंगे सबके लिए, जैसे विवाह एक है, तलाक की बात है यानी डाइवोर्स की बात है, मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता उसमें है, और इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार से जुड़े हुए मसले हैं, वो सबके लिए समान होंगे। साथ ही अडॉप्शन यानी बच्चा जो गोद लेने का कानून होता है, उसके लिए भी चीज़ें एक जैसी रहेंगी। ये इसके माध्यम से हुआ है, बिल के माध्यम से। और मुझे लगता है ये 5 चीज़ें ऐसी थीं जिसमें जहां बच्चों के, महिलाओं के अधिकार बहुत सारे जुड़े हुए थे। अडॉप्शन में हो, उत्तराधिकार में, वसीयत में, बंटवारे में हो, तलाक में हो, मेंटेनेंस में हो। ये ऐसी चीज़ थी जहां महिलाओं के अधिकारों की समाज में कुछ वर्गों द्वारा उनके अपने तरीके से जो जो इंसाफ मांगते थे, वास्तव में महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं होता था, और इसके लिए महिलाएं बहुत समय से आवाज उठा रही थी। तो जो वर्ग विरोध कर रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि संविधान की दुहाई देने लगते हैं। अगर हम यूसीसी की बात करें तो यूसीसी को लेकर संविधान क्या कहता है? देखिए, भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है, उसका अनुच्छेद 37 यानी 37, उसमें इस भावना का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही ये कानून समान होगा, परंतु इस दिशा में, क्योंकि उस समय चीजें पूरी तरह से तय नहीं हुई थी, आगे हम इस दिशा में बढ़ेंगे, ये बात है। न्यायालय के माध्यम से अभी लागू नहीं होगा, परंतु आगे चलकर इस दिशा में कानून बनेगा। ये बात आपको संविधान का जो चौथा हिस्सा है वहां पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। साथ ही जो संविधान निर्माता थे, उनकी अलग अलग टिप्पणियां हैं जो बार बार बताती हैं कि एक सपना देखा गया है, तब की जो परिस्थितियां हैं, तब के कारण अभी हम ये काम नहीं कर पाए। जैसे आपका घर बनता है तो कई बार संसाधन कम होते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं होती। घर बनता है तो बोलते हैं कि ये आंगन बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक कमरा और निकल सकता था, यहाँ 2 पिलर खड़े करेंगे और तो यहाँ पर सेहन में एक कमरा निकल आएगा। ये आपके दादाजी का सपना है। पिताजी को भी वो आंगन में वो दिखता रहता है कि हाँ, ये करने से आने जाने वालों को सुविधा रहेगी, घर की प्राइवेसी रहेगी। इस तरह से संविधान निर्माताओं ने जब दिया
तो आपको एक खाका खींच के भी दिया था और ये कहा था अगले शायद 5-10 साल में हम ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मगर देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बड़ी बात है। 5-10 साल की बात को 75 साल से ज्यादा निकल गए और वो नहीं हो पाया। आज ये हुआ है, एक राज्य द्वारा हुआ, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। 75 साल निकल गए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति का जो पहलू, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये नहीं हो पाया क्या लागू? इतने साल तक जो इंतजार करना पड़ा, जिसमें जो समान अधिकार देते हैं देश के सभी नागरिकों को, विशेष तौर से महिलाओं को, तो क्या वजह रही कि 75 साल में ये कभी लागू नहीं हो पाया? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति एक बात है, किसी को संतुष्ट करना, वो आपकी विचारधारा हो सकती है। दूसरी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति, और तीसरी बात है संविधान की भावना के प्रति आपकी समझ कम हो सकती है। मुझे लगता है कि तीनों का थोड़ा थोड़ा पुट रहा होगा। संविधान को अपने तरीके से समझना, ऐसे नहीं चलता संविधान। संविधान के प्रस्तावना, संविधान के अनुच्छेद बड़े स्पष्ट हैं और इस बारे में वो घोषणा करते हैं कि हमें इस तरह से काम करना है। जिन्होंने नहीं समझा तो शायद संविधान की भावना को नहीं समझा। एक वर्ग का तुष्टीकरण करना, उन्होंने अगर नीयत उनकी ऐसी थी कि नहीं, ये संसाधन है, इन पर किसी का पहला हक है और बाकी सारे दोयम दर्जे के नागरिक हैं, तो ये उनकी नीति और नीयत और समझ की कमी का दूसरा पहलू है। तीसरी चीज है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, कि इन सब को ऐसे ही चलाते रहो और अभी अगर निर्णय लेंगे तो फंस जाएंगे, या कोई राजनीतिक बवाल ऐसा होगा कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। जिनके मन में ऐसे भय थे, वहां पर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। तो ये 3-4 कारण रहे जिसके कारण ये स्पष्टता से जिस दिशा में बढ़ना था कि आपको जाना तो है जालंधर, मगर जालंधर जाने के लिए या आपको राजस्थान जाना है, वाया भटिंडा होके जाएंगे। वाया भटिंडा आपकी मजबूरी हो सकती है, वो रास्ता नहीं है। एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, क्योंकि आपने पूरा जिक्र किया कि इस तरह से चल रहा है और संविधान की जिनके अंदर समझ कम है, प्रश्न जो विरोध कर रहे हैं वो ये भी उठा रहे हैं कि अगर आपको यूसीसी या सीसीसी लाना ही है तो सीधे केंद्र सरकार क्यों नहीं ले आती है? राज्य सरकार क्या ये ला सकती है और राज्य सरकार क्यों ला रही है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई अच्छा काम कहाँ से हो रहा है उसका स्वागत होना चाहिए। और केंद्र क्यों नहीं कर रहा, राज्य क्यों नहीं कर रहा, वो लोग ऐसा प्रश्न वो उठा रहे हैं जो भीतर से इसके लिए अनमनापन और बेचैनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना देश में कोई भी एक अच्छा काम अगर एक राज्य से होता है, बाद में केंद्र उसे स्वीकार कर लेता है। ऐसी ढेर सारी राज्यों की योजनाएं हैं, पानी बचाने की है, बच्चियों की शिक्षा से जुड़े हुए मॉडल्स हैं। अलग अलग जगह का जो अच्छा उपाय है, उपकरण है, प्रयोग है, वो अगर केंद्र बाद में अपनाता है तो इसमें आपत्ति क्या है? अच्छी बात है, उत्तराखंड ने किया है और केंद्र की भावना से उलट जाके नहीं किया है। तो भारत का संघीय प्रारूप जो है वो इन दोनों चीजों को मजबूत करने वाला ही है, चाहे केंद्र से हो या राज्य से हो। दोनों का तालमेल अच्छा होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और लागू होने के बाद उसमें पारदर्शिता में और एग्जीक्यूशन में, उसके क्रियान्वयन में, इसमें दो तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बाकी तो अच्छी बात है जी। जब है ना भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद भी ये चर्चा हुई थी, जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके बीच में भी ये चर्चा हुई थी। क्या उस चर्चा में निकल कर आया था कौन सपोर्ट कर रहा था उस समय या कौन विरोध कर रहा था? इसको लेकर भी लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। देखिए, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी वो इसी काम के लिए थी, और उसके ज्यादातर सदस्य इस बात पर एकमत थे और उन्होंने बहुत प्रभावी तरीके से अपना पक्ष भी रखा कि भारत को एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। ये खास तौर से अगर कहें तो यही समय था, बिल्कुल फरवरी में 5 और 7 फरवरी 1951 की बात है, 51 की बात है। और उस समय पर समिति के सदस्यों की बात करें तो मीनू मसानी, MR मसानी, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। उन्होंने कहा कि वी आर ऑफ द व्यू दैट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी गारंटेड टू द इंडियन पीपल विद इन ए पीरियड ऑफ 5 to 10 years। यानी हम इस मत के हैं कि भारत के लोगों को अगले 5 से 10 साल में सबके लिए समान कानून ये उनके लिए लागू करना चाहिए, ये व्यवस्था उनको देनी चाहिए। और राजकुमारी अमृत कौर ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि समान नागरिक कानून को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ देना चाहिए, इसे समाहित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी, एडवाइजरी कमेटी, उसको पत्र लिखकर कही थी। संविधान सभा में 9 अप्रैल 1948 को हिंदू संहिता को प्रस्तावित करते समय रोहिणी कुमार चौधरी ने ये कहा था, और ध्यान देने वाली बात है,
कि उत्तराधिकार के लिए और विवाह के सांप्रदायिक कानूनों का सांप्रदायिक विधान नहीं, बल्कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए जो सभी समुदायों, सभी वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। वास्तव में धर्म, पंथ, जाति के अनुसार भेद किए बिना ये सभी नागरिकों पर लागू होगी तो मैं इसका समर्थन करता हूं। ये तब बात कही गई थी, यानी 1948 से लेकर 1951 तक ये बात बार बार आती रही, अलग अलग लोगों के माध्यम से आती रही, सदन में बोलने में आती रही, चर्चाओं में आती रही, पत्रों में लिखित तौर पर भी ये बात बार बार आई है। राजनीति के लिए, कुछ वर्गों को बरगलाने के लिए कि ये संविधान से उलट चीज है या सरकार ने कुछ कर दिया, तो मैं वास्तव में जो प्रतीक पुरुष के तौर पर जिनकी एक इमेज भी है और जिनका योगदान भी बहुत बड़ा है, बाबा साहब की चर्चा करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की इसके बारे में क्या राय थी? अनुच्छेद 44 उस पर चर्चा के समय B.R. अंबेडकर ने समान नागरिक कानून के पक्ष में कहा था, और बोलते हुए क्या कहा था उन्होंने? The only provinces which was not covered by a uniform civil code was marriage and succession. It was the intention of those who enacted Article 44 of the Indian Constitution to bring about such a change. ये उनका स्पष्ट कहना था कि इन दोनों क्षेत्रों को भी इसमें लाना जरूरी है, और संविधान निर्माताओं का ये सपना है, उनकी ये इच्छा है कि सबके लिए समान कानून का विधान बने। संविधान बनाने वालों की ये इच्छा थी, जिस इच्छा को पूरी करने में लंबा समय लगा, और अभी भी सिर्फ भारत के एक राज्य में ये लागू हुआ है। इसको लेकर तरह तरह के संशय भी लोगों के मन में पैदा किए गए, ये कह सकते हैं हम, या कुछ वर्गों में है भी कि क्या उनके सारे धार्मिक रीति रिवाजों के ऊपर कुठाराघात होगा इसकी वजह से। क्या ये भ्रम लोगों के बीच में जो फैला है, क्या ये सही है? देखिए, जो भी लोग ये बात कर रहे हैं वो वास्तव में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शादी ब्याह जो जैसे होते हैं ठीक उसी तरह से होंगे। पंजीकरण की एक बात है, पंजीकरण कराना आपकी बाकी सब चीज़ों के लिए भी, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं वो लोग, और अलग अलग चीज़ों में आपको सरकारी योजनाओं के लिए भी ये आवश्यक कर दिया है। जैसे राशन कार्ड के लिए भी फैमिली फोटो तो मांगी ही जाती थी, उसी तरह से चीज़ों को और व्यवस्थित करने की दिशा में। वरना अगर हम देखें तो हिंदुओं में अग्नि को साक्षी मान के जैसे विवाह होता है वैसे ही होगा, कुछ नहीं बदलेगा इसमें। मुस्लिमों में निकाह होता है, निकाह वैसे ही होगा। ईसाइयों में होली मैट्रिमनी होता है, वो उसी तरह से होगा। सिखों में आनंद कारज जिस तरह से विवाह होता है वो वैसे ही होगा। तो किसी भी तरह का अंतर नहीं पड़ने वाला है, मगर सब चीज़ों में एक पारदर्शिता के लिए और एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जरूर विवाह में पंजीकरण की जुड़ेगी। जो अभी भी लोग अलग अलग योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वो सब लोग कराते ही हैं, मगर ये आगे सबके लिए अगर हो जाएगा तो सबके लिए व्यवस्थित करना, योजनाएं बनाना थोड़ा और अच्छा रहेगा। इसकी दृष्टि से कुछ जोड़ा गया है, आपकी किसी चीज में व्यवधान पैदा नहीं किया गया है। एक प्रश्न ये भी बार बार उठता है कि अचानक से अभी क्यों लागू कर दिया गया। कई लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये बीजेपी के चुनावी एजेंडे में था, जो कि था भी, लेकिन इसके पीछे वो यही कहते हैं कि एजेंडा ही और चुनाव जीतना यही एक मकसद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेके कब कब दखल दिया, और सुप्रीम कोर्ट की यूसीसी को लेके किस तरह की टिप्पणियां आई थी, क्या वो भी एक वजह है कि यूसीसी लाने का सही समय था? तृप्ति जी, आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक तो है अदालत वाला हिस्सा, दूसरा है कि अचानक क्यों, ये सवाल करने वाले लोग, जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये आज क्यों, प्रश्न ये होना चाहिए आज क्यों नहीं। जब संविधान के निर्माता ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी पूरा करना है, 5 से 10 साल में पूरा करना है, तो आज ये प्रश्न उठाने का कोई औचित्य ही नहीं है कि आज क्यों नहीं। तो कुछ लोग ये देखते हैं कि आचार संहिता कब लागू हो रही है, किस राज्य में कब चुनाव हो रहे हैं। ये देश में तो हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। आप कल को अगर आप 1 साल बाद करते तो किसी पंचायती चुनाव से जोड़ के ना देखते, ये लोग क्या कहा जा सकता है। तो जिन्हें राजनीति की बात करनी है उनकी राजनीति एक तरफ रहने दें, देश अपनी नीतियों पर अपनी गति से आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका पक्ष है, यानी अदालत ने इसके लिए कब कब आग्रह किया। वर्ष 1973 की बात है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे M.H. वेड। उन्होंने बहुविवाह जैसी एक कुप्रथा है उस पर रोक लगाने और तलाक के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सिफारिश की थी।
और जब केरल उच्च न्यायालय के जस्टिस वी खालिद, उन्होंने भी मार्च 1973 में मुसलमानों से यह अनुरोध किया था कि वो महिला अधिकारों की दिशा में सुधारों पर ध्यान दें। अगर आप इन दोनों टिप्पणियों को, फैसलों को देखेंगे तो ये और कुछ नहीं था, न्यायपालिका खुद समान नागरिक संहिता के लिए दरवाजा खटखटा रही थी, सरकार से आग्रह कर रही थी। 1973 में केशवानंद भारती मामले में भी स्टेट ऑफ केरल में न्यायालय ने साफ कहा था कि ये राज्य का दायित्व है कि वो नागरिकों के लिए, अगर हम उसका सार समझें तो ये राज्य का यानी स्टेट का यानी सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करे। ये तब भी कहा गया था। 10 मई 1995 को सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनको भी अनुच्छेद 44 पर दोबारा से सोचने, पुनः विचार करने के लिए कहा था। जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस आर.एम. सहाय की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की थी तब। 6 जुलाई 2015 को न्यायालय ने जो टिप्पणी की थी वो वास्तव में इस न्यायालय की चिंता को दर्शाती है। तब कहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, उसकी जो भावना है, जो आग्रह करती है समान नागरिक संहिता का, उसकी अब तक अनदेखी की गई है। न्यायालय और किस तरह से कहेगा? न्यायालय बार बार खुल के अपनी टिप्पणियों में कह रहा है, जब उसके तरफ से आदेश उस दिशा में आते हैं तो एक राजनीतिक बेचैनी और छटपटाहट हो जाती है, ऐसा भी हमने देखा है। मगर न्यायालय बार बार संविधान की भावना के अनुरूप ये चीज लागू होनी चाहिए, इसके लिए बार बार कहता रहा है। न्यायालय बार बार कहता रहा, और आप जैसा भी बता भी रहे थे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ही ये हो सकता है। कई बार ऐसे मौके भी आए होंगे कि जब न्यायालय ने कहा और लगता भी होगा कि देश में लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाए। क्या वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दी है जिसका देश पर भी प्रभाव पड़ा है? तृप्ति जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका एक बड़ा साफ दिखता हुआ उदाहरण कि राजनीति जब कमजोर कंधों पर होती है, उसमें इच्छा शक्ति की कमी होती है या कुछ लोग, बहकाने वाले लोग ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो वो कैसा बर्ताव करती है। 1978 की बात है, एक अनपढ़ महिला थी, शाहबानो नाम था। 62 वर्ष की उम्र में उस महिला को जब उसकी शादी के 40 साल गुजर गए हैं, उसका पति तलाक दे देता है और तलाक के बाद वो गुजारा भत्ते की मांग करती है और गुजारे भत्ते के तौर पर अदालत से मुकर्रर होते हैं कि 25 रुपए महीना इसको मिले। मगर ये 25 रुपए नहीं देने, इसके लिए मामला दूसरे पक्ष की ओर से बड़ी अदालत में लेकर जाया जाता है। वहां वो अदालत सुनती है और वो कहती है नहीं 25 नहीं, 179 रुपए इसको दे देने चाहिए। एक महिला की दृष्टिकोण से आप सोचिए कि जिसने अपना पूरा जीवन एक घर को बसाने में निकाल दिया, उसे बुढ़ापे में 62 साल की उम्र में तलाक दे दी गई और उसे गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा, उसे दो अदालतों के चक्कर काटने पड़े। मगर उसके बाद जब ये राशि की बात आई तो तब तक कितना, 78 से 1995 तक का समय, ये सारा एक तो अदालत की फजीहत में उस महिला का बीता। मगर जैसे ये फैसला आया तो कुछ कट्टरपंथी लोगों को बड़ा ये चुभा कि नहीं, ये अगर हुआ तो जाने उनकी दुनिया पलट जाएगी, उन्होंने जो व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है उसको सवाल उठने लगेंगे महिलाओं की तरफ से। और उस समय पर दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर कहने में संकोच नहीं कि शायद राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में या बहकावे में आ गए। एक विधेयक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलटने के लिए ये संसद से पहल हुई। उस समय पर हुआ क्या, राजनीतिक तौर पर ये देखने के साथ एक और बात है देखने की कि उस समय जो डिबेट्स हुई उसमें लोगों ने क्या कहा। और ये आज जो वामपंथी दल हैं जो हवा बनाने का काम कर रहे हैं, उस समय की डिबेट्स में आप देखेंगे वो समान नागरिक संहिता और महिला को न्याय दिलाने के पक्ष में खड़े हुए थे। तो हमें सिविल सोसाइटी के तौर पर सोचना है। आप भूल जाइए राजीव गांधी की बात, आप भूल जाइए कम्युनिस्ट की बात, आप भूल जाइए किसी भी राजनीतिक दल की बात। क्या एक 62 साल की महिला जो अपना जीवन एक परिवार के लिए निकालती है और बाद में उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है, क्या उसका गुजारा भत्ता, सब महिलाओं का एक उनके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए? क्या ये जो मजहब के अलंबरदार ठेकेदार हैं, उनके बूते इनका वेलफेयर, इनका कल्याण हो पाएगा महिलाओं का?
कैसी स्थिति होती है। 180 रुपए, 25 रुपए ये भी देने को जो अपनी अंटी में से 4 आने छोड़ने को तैयार नहीं है, वो महिलाओं के लिए इंसाफ कहां से लाएंगे। तो राजनीति तो उस समय पर थी, मगर उस राजनीति को दिशा दिखाने का काम जो हमने बात की, समय समय पर न्यायपालिका ने जो भावना व्यक्त की, उसके आलोक में ही इसे देखना चाहिए। उस समय जो फैसला आया था उसमें जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जो अभी अपने मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके पिताजी थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा बाद में चीफ जस्टिस बने थे ऑफ इंडिया, जस्टिस डी.ए. देसाई, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस ई.एम. वेंकटरमैया, वो सारे लोग शामिल थे जिन्होंने वो फैसला सुनाया था। उस समय आप अगर हम कहें कि सबसे बड़ा उदाहरण, जिस समय न्यायपालिका से इस बात की गूंज सुनाई दी कि हाँ, इस देश को, इस देश की महिलाओं को, उन बच्चों के वेलफेयर के लिए, उन महिलाओं के कल्याण के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है, एक बराबर कानून की जरूरत है, सबको एक नजर से देखने का जो न्याय का जो चश्मा है वो राजनीतिक दलों के लिए भी जरूरी है। तो उस समय न्यायालय ने बोला था और मुझे लगता है ये उसी भावना की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। और अब आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश के और भी राज्यों में इसे लागू किया जा सकता है? क्या दुनिया में ये फॉर्मूला कहीं और भी लगाया गया है, ये कानून कहीं और भी चलते हैं, और वो कितने कामयाब हैं? देखिए, आपने जो कहा कि और राज्यों में भी लागू किया जाएगा, क्या मैं कहता हूँ राज्य में नहीं, पूरे देश में इसकी एक आवश्यकता है। और देश में इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि कानून तो तभी हो सकता है जब सबके लिए समान हो। आप उसे लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, उम्र के आधार पर अगर बांटते हैं और किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और किसी को ज्यादा देते हैं, तो एक असंतोष आता है। असंतोष आता है तो व्यवस्था चरमराती है। व्यवस्था को स्थिर रखना है, इसलिए सबको समान रखने की आवश्यकता है। और देश में ये उदाहरण अगर हम कहें कि किसी के अधिकारों का हनन होगा या और कहीं पर ऐसा हुआ है, तो तुर्की को आप देख लीजिए, मुस्लिम बहुल देश है। ट्यूनीशिया को आप देख लीजिए, किर्गिस्तान को आप देख लीजिए, इजराइल को आप देख लीजिए। दुनिया में आप एक नहीं अनेक एग्जाम्पल्स, बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर इसी तरह के कानून हैं, कोई अंतर नहीं है। तो भारत को तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ये उदाहरण दुनिया के सामने रखना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे देश थे जो महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे और भारत पर तोहमत मढ़ते थे कि यहाँ के समाज में महिलाओं का स्थान नीचा है। मगर भारत में महिलाओं की शिक्षा दीक्षा की बात हो, चाहे उनके मताधिकार की बात हो, वेस्ट से पहले हमने ये जो चीज़ें थी, वेस्ट ने सिखाया नहीं है इस मामले में हमें। तो समान नागरिक संहिता अगर हम कहें तो दुनिया में भी बहुत सारी जगह पर लागू है और भारत में संविधान में बीज रूप में थी, अब इसके फलित होने का समय आया है। निश्चित तौर पर फलित होने का समय आया। और धर्मनिरपेक्ष अगर आप भारत को बोलते हैं तो एक जैसा कानून भी सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, ये बात भी बार बार बोली जाती रही है। और किसी भी धर्म में हो, कोई नहीं चाहेगा कि कोई एक और शाहबानो केस आए जिसे संसद में जाके पलट दिया जाए। जब कानून सबके लिए बराबर होगा, अधिकार सबके बराबर होंगे, तो उसका फायदा भी सबको बराबर ही मिलेगा। और पांचजन्य का इस बार का अंक भी समान नागरिक संहिता के आपके समस्त प्रश्नों का जवाब देता है। तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। और हितेश जी, आपने इतनी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।